तो दोस्तों आज हो गया 6 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता समाचार लेके ऐसे फाफते चलिए फाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर अर्जी कल होगी सुनवाई। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पंजाब के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के उच्चतम मानक अनिवार्य थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्य सचिव या डीजीपी की कार को पीएम के काफिले में शामिल होना अनिवार्य है। हालांकि ना तो सीएस और ना ही डीजीपी या उनके प्रतिनिधि पीएम के काफिले में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ये बात कही गई है। दूसरी बड़ी खबर, बैक फुट पर पंजाब सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी। जी आपको बता दें कि पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए अब चरणजीत चन्नी सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। खबरों के मुताबिक ये कमेटी अगले 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसानों के प्रदर्शन से सड़क ब्लॉक होने के कारण फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खड़ा रहा था। इस हाई लेवल कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स और जस्टिस अनुराग वर्मा सदस्य होंगे। तीसरी बड़ी खबर, देश में हर दिन दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय गृह सचिव आज समीक्षा बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कुछ अतिरिक्त पाबंदियों को लगाने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि कई राज्यों में स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमण से सबसे बुरा हाल देखने को मिल रहा है और साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी सबसे ज्यादा मामले इन्हीं दोनों जगह पर हैं। चौथी बड़ी खबर, आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच 1-2 दिनों में लखनऊ में मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि दोनों दलों ने गठबंधन का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद उभर आए हैं। आरएलडी जहां वेस्ट यूपी में 40 सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 28 से 30 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं है। पांचवी बड़ी खबर, कोरोना को देखते हुए सख्त होगी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर प्रचार पर भी लग सकती है रोक। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भारत का चुनाव आयोग कोविड-19 दिशा निर्देशों को सख्त करने की तैयारी कर रहा है। नई गाइडलाइंस के तहत जिला चुनाव अधिकारी की मजबूत जवाबदेही होगी। वहीं राजनीतिक दलों द्वारा उल्लंघन के मामले में प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी है। छठी बड़ी खबर, कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद आम लोगों को इसका फायदा नहीं देने को लेकर सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने 5 रुपए प्रति लीटर की कमी का झुंझुना थमाकर लोगों को करीब 8 रुपए प्रति लीटर की कमी से वंचित कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अब बहुत हो चुका, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम को कम करो। देश के कई राज्यों में आज भी पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर है। सातवीं बड़ी खबर, प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जनसभा हुई। अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करने को कहा है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस बार यूपी का मुसलमान जीतेगा। यूपी में मुस्लिमों की हालत बद से बदतर है। हमारे यहाँ चुनाव लड़ने से दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, चाहे वो दलित भाई हो, हम सबको साथ रखेंगे। है हमने नाइंसाफियों का सामना किया, हमने पुलिस की गोलियों का सामना किया, जेलों को हमको डालकर हमको भर दिया गया, स्कूल से हमको महरूम कर दिया गया, अस्पताल और तिबी इमदाद से हमको महरूम कर दिया गया, दहशतगर्दी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, आतंकवादी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, हमसे वोट हासिल भी किए, हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे। आज आपको एक करवट लेना है, अगर आज आप करवट नहीं लेंगे नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों,
उठो असमोली के मुसलमानों, याद रखो ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अम्बेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते हैं, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो। तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या किया BSP ने? क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम UAPA है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक NIA का इंस्पेक्टर असमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने उस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 MP हैं, मैं जानता था। मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्होंने जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं।